हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। और भारत में प्रसार शिक्षा कार्यक्रम का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ, ये मैं आज आपको समझाऊंगी। जो कि जितने मेरे टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं वो सभी ये वीडियो को आराम से लास्ट तक देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ ये सभी प्रसार शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में प्रसार शिक्षा कैसे और कब स्टार्ट हुई और इसके लिए किसने और कब प्रयास किए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे यूजीसी नेट पे मैंने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट करके, वो यहाँ पे आज मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ आपको वीडियो को ध्यान से समझना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। ओके, चलिए भारत की स्वतंत्रता से पहले किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रयास की बात कर लेते हैं। मतलब पहले हम बात करेंगे उन एफर्ट्स की प्रसार शिक्षा के लिए जो कि फ्रीडम से पहले किए गए थे इंडिया में। ठीक है, वो क्या थे? देखिए, सबसे पहले रविंद्रनाथ जी टैगोर द्वारा शांति निकेतन में प्रसार के प्रयास किए गए। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि भारत में प्रसार की ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। जबकि पहले समय में क्या था, हमारे गांव आरंभ में आत्मनिर्भर थे। कैसे थे? आत्मनिर्भर थे। जो भी समस्याएं आती थी उनमें से अधिकांश समस्याएं जो थी वो गांव के बुजुर्ग या वहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनके द्वारा सॉल्व कर ली जाती थी। बट समाज कल्याण की, वेलफेयर की जो है, सोसाइटी वेलफेयर की क्यों ज़रूरत पड़ी? 1875 से 1901 की दुर्घटना है। 1875 क्या था? हमारे भारत ने पहला स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम जो स्टार्ट किया था, 1875 का रिवॉल्ट आप सब ने पढ़ा होगा। उससे क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा जान की, माल की हानि हुई थी, बहुत दुर्घटनाएं हुई थी, जिसके बाद हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई। इस समय के जो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर थे, ब्रिटिश शासक थे, वो ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने कार्य किया, लेकिन गांव स्तर पर इन योजनाओं को वो बहुत अधिक तक सहयोग नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे ब्रिटिश के कोई भी, तो चाहे वो हमारे देश में इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होना हो, चाहे हमारे देश में कोई भी पॉलिसी स्टार्ट करी हो उन्होंने, उसके पीछे उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत सारे मतलब ऐसे वो लगा दिए कि आपको पहले ये सारे राइट्स को कंप्लीट करना होगा, देन आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी कारण से जो योजनाएं इन्होंने चलाई हमारे देश में, गांव में, जब वो 1875 के बाद ऐसी दुर्घटना हो गई, वो इतनी ज़्यादा सहयोग नहीं दे पाई हमारे देश को, वो इतना नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ा पाई। तो फिर क्या हुआ? सबसे पहले 1908 की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ जी की। ठीक है, 1908 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जमींदारी के कालीग्राम परगना में, किसमें? कालीग्राम परगना में ग्रामीण विकास का कार्य स्टार्ट किया। इसका बुनियादी उद्देश्य था ग्रामीणों का सहयोग जीतना और उनकी समस्याओं को समाधान करना था। गांव में युवा संगठन स्थापित किए गए। बाद में सन 1921 में शांति निकेतन में, शांति निकेतन का नाम आया है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आएगा। शांति निकेतन में ग्रामीण पुनः निर्माण संस्थान शुरू किया गया। मतलब जो विलेजर्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनः निर्माण के लिए संस्थान शुरू किया गया। ये जो संस्थान था इसमें कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की गई। सहकारी समितियों तथा उद्योगों के विकास द्वारा प्रसार शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। प्रसार शिक्षा व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन है क्या? वो अनौपचारिक एजुकेशन है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है जो हम लोगों को दे सकते हैं, चाहे वो ड्यूटी पे हो, चाहे वो ड्यूटी पे ना हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो। और उनको हम देख करके क्या कर सकते हैं? उनको लर्निंग बाय डूइंग करा सकते हैं, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। यही तो एक्सटेंशन एजुकेशन है। यह कार्य मुख्यतः 8 गांवों में किया गया। ठीक है, अब जो कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन से स्टार्ट हुआ, ग्रामीण का पुनः निर्माण, रिहैबिलिटेशन का, विलेजर्स का, ये केवल 8 गांव में किया गया। आज ये प्रसार शिक्षा और विकास गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। शांति निकेतन जो है ये एक आदर्शवादी परियोजना थी, मतलब एक अच्छी परियोजना थी और कुछ गांव तक ही सीमित रही। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो स्टार्ट की गई
एक्सटेंशन एजुकेशन वो कुछ लिमिटेड विलेज में ही रह गई और बहुत ही आदर्शवादी परियोजना थी। ठीक है, आज जो है शांति निकेतन वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट होने का। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसी में सेकंड आता है आपके गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, गुड़गांव प्रयोग। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट श्री FL ब्राउन द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये ग्रामीण उत्थान आंदोलन था। मतलब गांव के लोगों को उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने के लिए था। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स किए गए थे। ये बहुत बड़े पैमाने पर किया गया प्रयास था। श्री ब्राउन ने पंजाब के गुड़गांव ज़िले के कमिश्नर थे वो, और उन्होंने पंजाब के गुड़गांव ज़िले के हर गांव में एक गाइड नियुक्त किया। ठीक है, जिसके द्वारा विभिन्न गांव में कृषि विभागों, बीज, सिंचाई के लिए मतलब एग्रीकल्चर को उन्होंने फोकस किया। तो एग्रीकल्चर में जो भी डिपार्टमेंट है उसमें एग्रीकल्चर करने में जो भी बीज चाहिए, जो भी स्प्राउट, जो भी कुछ चाहिए, सीड चाहिए, सिंचाई आदि के बारे में विशेष सलाह ग्रामीणों को दी गई कि आप इस तरीके से सिंचाई करिए, ये सीड बोइए तो इससे आपको अच्छी खेती वगैरह होगी। बट ये योजना बहुत प्रगति नहीं कर पाई क्योंकि ये प्रसार के कार्यक्रम बनाने में नाकाम रही। इसने एक्सटेंशन के जो मेनली फोकस एक्सटेंशन के लिए किया गया था वो ये नहीं कर पाई। इसमें जो उनके अधिकारी थे, सूचना अधिकारी थे, वो लोगों पर बहुत ज़्यादा जोर डालते थे। मतलब आप किसी से भी काम जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करा सकते जब तक कि उनका खुद का सेल्फ पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वो सेल्फ से नहीं चाहेंगे पार्टिसिपेट करना, तो आप नहीं करा सकते। ठीक है, जब जोर ज़बरदस्ती की जा रही थी तो उससे क्या हुआ, उनका सेल्फ पार्टिसिपेशन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, गांव के लोगों का नहीं प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से ये योजना इतनी कारगर नहीं रही। थर्ड बात कर लेते हैं हम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूना। ठीक है, इस सोसाइटी में लड़के और लड़कियों को कृषि और कुटीर उद्योग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। मतलब इन्होंने जो आपके यूथ थे उनको पकड़ा, लड़के लड़कियों को पकड़ा और उन्हें ट्रेंड किया। ओके, कुटीर उद्योग मतलब छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इसे मद्रास, चेन्नई में स्टार्ट किया गया और फिर बाद में MP और UP में भी शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में समाज में बुनियादी शिक्षा, श्रमिक समस्याओं का कर्जाता आदि पर ध्यान दिया गया। ठीक है, आपके बात समझ में आई। नेक्स्ट, क्यों हम हर बात पे ग्रामीण की बात कर लेते हैं? बिकॉज हमारे देश की 70% to 78% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है। ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारा सोसाइटी का इतना बड़ा पार्ट गांव में निवास करता है तो ये ज़रूरी बन जाता है कि गांव के लोगों का भी हमारी तरह ही कंप्लीट डेवलपमेंट हो, वो सब भी पढ़े लिखे हों। अगर पता चल रहा है केवल हमारे देश की 30% पॉपुलेशन ही पढ़ी लिखी है और 70% पॉपुलेशन जो है वो अनपढ़ रह गई है, तो कैसे चलेगा? क्या हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ पाएगी? क्या हमारा देश कभी डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए ग्रामीण की बात की जाती है हर जगह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईसाई मिशन। ईसाई मिशन भी इसी में था। ईसाई मिशन में कई स्कूल, कॉलेज, ग्रामीण पुनर्निर्माण केंद्रों और संस्थान जैसे YMCA के माध्यम से शिक्षा, ग्रामीण पुनर्निर्माण मतलब वही जो गांव बर्बाद हो गए थे, जो भी दुर्घटनाएं हुई थी उसकी वजह से उनको रिहेबिलिटेट करना, प्रसार शिक्षा व चिकित्सा सेवा, उनको जितनी मेडिसिन संबंधी हम सेवा दे सकते हैं उनका कार्य आरंभ किया गया ईसाई मिशन के थ्रू। ठीक है, जोर देकर एंग सेलिंग क्लब, हनी क्लब, बुल क्लब और बीवर क्लब जैसे कई सफल सरकारी क्लबों को खोला गया। आई रिपीट, ईसाई ग्रामीणों ने कई स्कूल, कॉलेज, ग्रामीण पुनः निर्माण केंद्रों और संस्थानों जैसे YMCA के माध्यम से, ये जो था बहुत बड़ी संस्था थी, उसके माध्यम से, उसके साथ से उन्होंने गाँव में शिक्षा, ग्रामीण पुनः निर्माण, प्रसार शिक्षा व चिकित्सा सेवाओं का कार्य किया और आत्म सहायता व सहयोग पर जोर देकर, आत्म सहायता मतलब आप खुद की हेल्प कर सकें, सेल्फ को कोऑपरेट कर सकें, सेल्फ की हेल्प कर सकें, इस पर जोर दे के उन्होंने एग सेलिंग क्लब, हनी क्लब, बुल क्लब और बीवर क्लब जैसे सफल सरकारी क्लबों को खोला। ठीक है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें ग्रामीणों को अवेल कराई जाती थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम, जिसको सेवाग्राम परियोजना भी कहा जाता है। सेवाग्राम परियोजना, इसमें क्या था, महात्मा गांधी जी का मानना था कि गांव राष्ट्र की आत्मा है। क्या कहते थे वो?
कि गांव है तो वो देश की आत्मा है, वह हमारे कुटीर उद्योग भारतीय इकोनॉमी के केंद्र हैं। जो भी छोटे छोटे हमारे उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे फिर आप अगरबत्ती बना रहे हैं, चाहे आप धूप बत्ती बना रहे हैं, ये सब क्या है? ये भारतीय इकोनॉमी, भारत के अर्थव्यवस्था के केंद्र हैं। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से गांव व खादी पर आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने हमारे देश में खादी को बढ़ावा दिया और गांव पर आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। ठीक है। उन्होंने गांव को आत्मनिर्भर होने के लिए 18 बिंदुओं वाला, मतलब 18 पॉइंट्स उसमें कंसीडर किए गए, ऐसा एक ग्रामीण पुनः निर्माण कार्यक्रम तैयार किया गया ग्रामीण के वही रिहैबिलिटेट करने के लिए। और इस कार्यक्रम को ही सेवाग्राम परियोजना के नाम से जाना जाता है। सेवाग्राम परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पॉइंट्स में गांव उद्योग, अब जो 18 पॉइंट्स थे उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। गांव था, उद्योग मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर है आपके, जो भी मतलब उद्योग एंटरप्राइज है, प्रौढ़ मतलब अडल्ट, शिशु शिक्षा, शिशु शिक्षा की बात यहाँ पर आ जाती है आपके प्राइमरी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है। हम आपके ग्रामीण स्वच्छता, जनजाति व महिलाओं का उत्थान, किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड बनाना, वुमेंस का, ठीक है, आदि शामिल था। और ये एक बहुत बड़े पैमाने का कार्यक्रम था जो बाद में आंदोलन में बदल गया। ठीक है। सेवाग्राम परियोजना। इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं, अब तक हमने बात करी स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम से पहले के जो कार्यक्रम हमारे देश में हुए, 1947 से पहले के, 1947 के बाद हमारे देश में कौन से कार्यक्रम हुए एक्सटेंशन के लिए। तो उसमें सबसे पहला आपके आता है इटावा पायलट योजना। यह योजना 1948 में यूपी के इटावा के मानेवा गांव में शुरू की गई। इस प्रोग्राम की कल्पना अमेरिकी वास्तुकार लेफ्टिनेंट एल्बर्ट मेयर ऑफ अमेरिका ने की थी। वो कौन थे? वो अमेरिका सेना के हिस्सा थे और 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके दौरान वो इंडिया आए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो भारत आए थे। इस परियोजना का जो मुख्य एम मतलब मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ग्रामीणों को शिक्षित करके नए विचारों को स्वीकार कराना। देखिए, हम कोई भी वर्क करते हैं अब तो बहुत हद तक हमारे जो ग्रामीण लोग हैं वो बहुत डेवलप हो चुके हैं। पहले अगर आप उनको कोई भी काम कराना चाहता थे वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे उस चीज़ को। कितनी मुश्किल से हमारे जो समाज सुधारक थे वो छुआछूत, सती प्रथा, इस तरीके की गंदी प्रथाओं से हमारे गाँव को बाहर निकाल के लाए हैं, वो वही लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये भी यही कहते थे कि उनको जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे, क्योंकि एजुकेशन क्या करती है, मनुष्य को पशु से बदलती है। ठीक है। मनुष्य और पशु में क्या डिफरेंस है? मनुष्य शिक्षित है, पशु शिक्षित नहीं है। ठीक है। तो वही कहते थे वो कि ग्रामीणों को शिक्षित करके नए विचारों को स्वीकार कराएंगे। ठीक है। साथ ही शिक्षा प्रशिक्षण मतलब उनको एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। अभियान के माध्यम से कृषि पद्धति व पशुपालन से बेहतर प्रयोग प्रस्तुत किए गए, क्योंकि गांव है तो गांव का मेन जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर है और आपके रियरिंग ऑफ एनिमल्स है, पशुपालन है। तो उस पर ही वो कितनी बेहतर तरीके से, जैसे पशुपालन है तो आपके जैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे अपना ये क्या बोल सकते हो, मिल्क इंडस्ट्री लगा सकते हैं, मिल्क की फैक्ट्री लगा सकते हैं। जैसे अमूल ब्रांड है वो आपके गवर्नमेंट ब्रांड है। अब कितने ब्रांड चलते हैं, मदर डेयरी चलता है और कितने सारे ब्रांड्स आ गए। तो वो क्या है, गाँव में अवेलेबल है, उसको मतलब यूज़ किया जा सकता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके। यह योजना सफल रही, यहाँ पर इनकी योजना सफल रही क्योंकि उन्होंने ट्रेंड किया, उनको एजुकेट किया, क्योंकि ये नए विचारों को व्यक्त करने के प्रदर्शन पद्धति का इस्तेमाल करते थे। अब सबसे बड़ा इन्होंने जो मेथड चुना वो चुना डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो दिया, इन्होंने करके दिखाया, प्रदर्शन पद्धति की बात आ रही है। तभी तो लोगों के विचार हम बदल पाएंगे। अब हम खड़े हो गए, हमने खड़े होकर लोगों को भाषण दे दिया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, वो आपकी एक भी बात नहीं समझ पाए। तो लेकिन जब आप उनको कोई काम लर्निंग बाय डूइंग कराएंगे या उनको डेमो दे के सिखाएंगे, उनको खुद को करने के लिए बोलेंगे, तो वो जल्दी उस चीज़ को कैच करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, कंप्यूटर आपके सामने कोई चलाता रहे आपको कभी समझ में नहीं आएगा। जब आप कंप्यूटर, हम लोग क्लासेस में जाते थे, छोटे थे, हमें खुद से चलाने के लिए दिया जाता था, तब हमें मज़ा आता था और हमें कंप्यूटर चलाना आ जाता था। वही चीज़ है। ठीक है।
बाद में कई प्रसार संगठनों ने भारत में सामुदायिक विकास के कार्य करने में इसी के समान मॉडल यूज़ किया। अब जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए इंडिया में, उसमें यही मॉडल यूज़ किया गया, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन पद्धति यूज़ की गई। नेक्स्ट है गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ये सब आपके फ्रीडम के बाद के कार्यक्रम है, ठीक है। इसमें क्या था, जो विशेषज्ञ थे उन्होंने एक समूह में 6 वर्षों तक, मतलब एक ग्रुप बना लिया और 6 साल तक उन्होंने भारत में कृषि की समस्याओं का अध्ययन किया, ठीक है। जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने पाया कि जो भी विशेषज्ञ थे वट एवर, उन्होंने ये पाया कि 1960 में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। कौन सा? गहन कृषि जिला कार्यक्रम। फोर्ड फाउंडेशन द्वारा प्रेषित विशेषज्ञों के इस समूह ने देश में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के तरीकों का सुझाव दिया। अब जो ये विशेषज्ञ थे वो किसके थे? फोर्ड फाउंडेशन के थे। और उन्होंने क्या किया, भारत में जो कृषि समस्याएं थी 6 साल तक उसको स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। और इन्होंने किस चीज़ पे जो है, खाद्य उत्पादन मतलब फूड प्रोडक्शन में आप आत्मनिर्भरता हासिल करने के तरीकों का सुझाव दिया कि आप किस तरीके से फूड का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। पंचायतों व सहकारी समितियों के माध्यम से बेहतर बीज उनको प्रोवाइड कराए गए। सिंचाई प्रवर्तक, मतलब जिस तरीके से वो सिंचाई कर सकें, पौधों का संरक्षण, उपकरण जो भी इक्विपमेंट वो ले सकें, व ऋण की तरह सुधारित, मतलब उनको ऋण लोन की भी सुविधा दी गई। सुधारित कृषि पद्धतियों का एक पैकेज प्रस्तावित किया गया। उन्हें एक पैकेज दिया गया, जैसे हम लोग किसी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हमें एक पैकेज दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही उन्हें एक पैकेज दिया गया जिसमें उनको कितनी को चीज़ें दी गई, बीज दी गई, सिंचाई से संबंधित उन्हें इक्विपमेंट्स दिए गए, पौधों के संरक्षण के लिए बताया गया, और उनको लोन भी प्रोवाइड कराया गया। अच्छी सुधरी हुई कृषि पद्धति, कृषि का एग्रीकल्चर मेथड उन्हें दिया गया, उसे एक पैकेज के रूप में दिया गया, ठीक है। इसीलिए जो कार्यक्रम है गहन कृषि आपके कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को पैकेज कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और यह रायपुर में इसका मुख्यालय है। कहाँ है इसका मुख्यालय? रायपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीलोखेरी प्रयोग। जैसे गुड़गांव एक्सपेरिमेंट था, ये नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट था। भारत की आज़ादी के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। डिवीज़न के कारण कई लोग विस्थापित हुए, बहुत लोग पाकिस्तान भागे, बहुत लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। तो जो लोग पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए, जो पाकिस्तान से आपके आए लोग भाग करके, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। 1948 में कुरुक्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ जहाँ पे उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। इस परियोजना का जो प्राथमिक मतलब प्राइमरी एम था, प्राइमरी उद्देश्य था, वो लोगों को स्वयोग्य बनाने में मदद करता था। मतलब लोगों की सेल्फ कॉन्फिडेंट को, सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाता था, उनको कुछ ट्रेनिंग देता था जिससे वो रोजी रोटी कमा सके, ठीक है। किन लोगों के लिए था? मेनली जो पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर, उन लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड पंचायती राज। ये तो आप सभी जानते हैं। आज़ादी के बाद भारत के जब संविधान लागू हुआ 1950 में, उसका प्रमुख एम कल्याणकारी राज्य का गठन करना था, ठीक है। इस प्रकार नेशनल लेवल पर कम्युनिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता महसूस होने लगी। पहली पंचवर्षीय योजना, अब जब संविधान आ गया उसके हमारे देश में क्या है, 5 ईयर प्लान्स आए 1951 से। तो 1951 में ही कम्युनिटी डेवलपमेंट की कल्पना के साथ स्टार्ट किया गया। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया कब? 1952 में, ठीक है। स्टार्ट हुआ 55 प्रोग्राम्स के साथ स्टार्ट हुआ। इसके बाद प्रत्येक परियोजना में 500 वर्ग मील की दूरी तय की गई, जिसमें उन्होंने 300 गांव व 0.2 मिलियन लोगों की आबादी रखी। बाद में इस योजना को देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब फैला दिया गया, विस्तार कर दिया गया। ग्रामीण आबादी वाले जिलों को ब्लॉक में और डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब ग्रामीण आबादी वाले जिलों को उन्होंने किस में कर दिया? ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे प्रत्येक ब्लॉक में कितने आ गए? 100 से 150 गांव थे और प्रत्येक गांव की अपनी पंचायत थी। इस प्रकार जो हमारा सिस्टम था, वो एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोग्राम्स का जो सिस्टम था, प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम का, वो नेशनल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पर संचालित होने लगा, संचालित किया गया,
ठीक है। तो जो भी पंचवर्षीय योजना बनती है वो आपके इन सभी लेवल पे बनती है। नेशनल लेवल होता है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर आपके ब्लॉक लेवल होता है, और लास्ट में आपके आता है पंचायती राज सिस्टम। तो आई होप ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप लोग सब इसके बारे में समझ चुके होंगे जो भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। और थैंक यू सो मच। आप सभी के सहयोग से हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। आज मेरे चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से हम 3 lakhs करेंगे, 3 करोड़ करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अधिक जानकारी के साथ। बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए।